नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है लूसेंट का वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के ऊपर। दोस्तों, ये लूसेंट का न्यू एडिशन का बुक है 2022-23 का। दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण बुक है सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, यदि आप इस बुक को करते हैं तो आपको अन्य कोई बुक करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, अभी हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले सामान्य परिचय हो चुका है, हमारा सेकंड पार्ट ऐतिहासिक स्रोत भी हो चुका है, और अब आज हम थर्ड पार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थर्ड पार्ट है प्रागैतिहासिक काल 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना यानी द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? तो दोस्तों, मानव के विकास को कालक्रमानुसार जो दर्शाता है वह है ए ऑप्शन। सबसे पहले जो मानव हुए वो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके बाद होमो इरेक्टस, इसके बाद निएंडरथाल, इसके बाद क्रो-मैग्नन मानव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मानव माता द मदर ऑफ मैन कहा जाता है? लूसी को मानव माता द मदर ऑफ मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले का मानव सदस्य प्राणी जो प्रज्ञा मानव यानी होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? सबसे पहले का मानव सदस्य प्राणी जो प्रज्ञा मानव यानी होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे पिथेकैंथ्रोपस के रूप में सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? भारत के नर्मदा घाटी क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का एक कपाल नर्मदा घाटी में हथनौरा स्थल से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो निएंडरथाल को मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन सा है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज जो है वो है क्रो-मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में होमोसेपियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 ईस्वी में मिला था। प्रश्न नंबर 18 है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः वह क्या थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी वह मूलतः एक भूवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से मिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः कैसा था? पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। अगला प्रश्न, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार करना। अगला प्रश्न है,
पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा सबसे बड़ी खोज आग जलाना थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किसके बने थे? भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। स्फटिक यानी पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाण उपकरण नहीं प्राप्त हुए? तो अहाड़ से पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त नहीं हुए, जबकि सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और अतिरपक्कम से पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंघावल एक पुरास्थल है कौन सी संस्कृति का? सिंघावल एक निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का पुरास्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो दोस्तों इसमें सही है, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, संघावो या संघाव गुफा पुरास्थल किस काल का है? संघावो गुफा पुरास्थल मध्य पुरापाषाण काल का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सेल्ट एक औजार है जो पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, जबकि कुल्हाड़ी, गंडासा और विदारणी औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किसे फलक संस्कृति यानी ब्लेड कल्चर कहा जाता है? उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति यानी ब्लेड कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक यानी एग शेल मिले हैं? पटड़े एक प्रागैतिहासिक पुरास्थल है जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंड कवक यानी एग शेल मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों संस्कृतियों का सही कालानुक्रम है, सबसे पहले एबेविलियन, के बाद एश्यूलियन, इसके बाद मुस्टीरियन और फिर मैगडेलेनियन। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को मध्यपाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग यानी हिरण के सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो महदहा मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है जहाँ से हिरण के सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागौर मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सराय नाहर राय और महदहा किससे संबंधित है? सराय नाहर राय और महदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस
शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं लेखनिया शिलाश्रय प्रथम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? दोस्तों, इसमें हमें बताना है कि ऐसे कौन से स्थल हैं जहां से प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। भाजा, भीमबेटका, जौरा और अजंता। इनमें से भीमबेटका और जौरा से बड़ी मात्रा में चित्रित शिलाश्रय मिले हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका और जौरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर मध्य पाषाण काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए थे। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया। अगला प्रश्न, भारत में मानव अस्थिपंजर यानी कंकाल ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? भारत में मानव अस्थिपंजर यानी कंकाल ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण मध्य पाषाण काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल यानी टेरी साइट्स कहा जाता है? तमिलनाडु प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं कौन सी थी? नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी खेतीबाड़ी करना, पशुपालन करना और स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी जीना। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? मनुष्य नवपाषाण काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बेलन घाटी एक स्थल है जहां से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डेवा पुरातात्विक स्थल है जहां से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। खानाबदोश आदमी यानी नोमैड मैन ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया था? खानाबदोश आदमी नोमैड मैन ने नवपाषाण काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया था। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी में मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास यानी पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिले हैं? बुर्जहोम नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफकराल स्थल से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष बुर्जहोम और गुफकराल से मिले थे। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से कहां से मिलता है? तो भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत कश्मीर की खुदाई से मिलता है। अगला प्रश्न है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास जो है वो कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के राख के टीले यानी ऐश माउंड क्या प्रदर्शित करते हैं? दक्कन के राख के टीले ऐश माउंड नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? राख के टीले यानी ऐश माउंड दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, चाक यानी व्हील का आविष्कार
जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? चाक यानी व्हील यानी पहिए का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, वह नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव शवधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, कहाँ पर? मानव शवधानों में कुत्ते बुर्ज होम में दफनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, मानव शवधानों में बकरी दफनाई गई थी, कहाँ पर? मानव शवधानों में बकरी मेहरगढ़ में दफनाई जाती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। इसमें दोस्तों कथन ए और कथन का कारण आर दिया गया है। हमें ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो कथन है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, और इसका कारण दे रहा है कि स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो दोस्तों इसमें ए कथन सही है, लेकिन उसका सही कारण आर में नहीं है। तो कथन ए है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बरूडीह जो है वो प्रागैतिहासिक स्थल है जो बिहार में स्थित नहीं है, जबकि चिरांद, चेचर, कुतुबपुर और ताराडीह बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले है पांडुराजा ढीबी, ये किस राज्य में हमें बताना है? तो दोस्तों पांडुराजा ढीबी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कुचाई नवपाषाणिक स्थल जो है वो है उड़ीसा में। दाउजली हैंडिंग जो है वो है आसाम में। और पायंथोर लंगतीन नवपाषाणिक स्थल है वह है मेघालय में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 यानी 1 2 3 4 इसी क्रम में आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें भी सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल दिए हैं और सूची 2 में राज्यों के नाम दिए। तो नवपाषाणिक स्थल है कोलडेवा। कोलडेवा जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तरनूर जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अल्लूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसलिए ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। 1 2 3 4 इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो दोस्तों ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिस युग में मानव ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? जिस युग में मानव ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे चालकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? दोस्तों इसमें हमें बताना है इन चारों कथनों में से कौन सा गलत है यानी कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं, यह सही नहीं है। बाकी अन्य सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 में काल दिए गए हैं और सूची 2 में अभिलक्षण यानी इस काल में किस तरह से लक्षण दिखाई देते थे। सबसे पहले पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में के लोग आखेटक व खाद्य संग्राहक थे। आखेटक यानी कि शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री को संग्रहित करने वाले पुरापाषाण काल में लोग होते थे। ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा। अगला है मध्यपाषाण काल में आखेटक व पशुपालक लोग होते थे, वहाँ पर शिकार और पशुओं का पालन होता था। अगला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक यानी खाद्य सामग्री का उत्पादन करना उन्होंने चालू किया। डी का ऑप्शन हो जाएगा 3 और डी है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में कृषक के लक्षण दिखाई देते थे। तो इसमें ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। सूची 1 और को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो सूची एक में काल दिए गए हैं और दूसरे में उसकी विशेषता। दोस्तों पुरापाषाण काल के लोग की विशेषता थी कि वह शैलाश्रय अधिवास में रहते थे यानी कि गुफाओं में रहते थे, और मध्य पाषाण काल के लोगों की विशेषता थी कि वह नदी तट पर आवास करते थे। नवपाषाण काल के लोग गर्त निवास करते थे यानी गड्ढा खोद के, और ताम्रपाषाण काल के लोग कच्चे एवं पक्के मकान बनाकर रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में संस्कृति। तो अतिरपक्कम स्थल जो है वह पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। टोपनी मांडो जो है मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। कुल्ली प्राक हंडप्पा से संबंधित है, और इनाम गांव जो है वो ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। तो दोस्तों एक ये मानचित्र दिया गया है, 1 2 3 4 स्थलों के नाम दिए गए हैं, 1 2 3 और ये 4। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि वे स्थल कौन से हैं 1 2 3 4 जो संख्याओं से चिन्हित है। सबसे पहले 1 सिंधुकालीन स्थल जो है वह है मेहरगढ़, सेकंड है कालीबंगा, तीसरा है कोटदीजी और चौथा है सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का आहाड़ स्थल जो है वो ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए और मानचित्र में छायाव्रत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई। तो दोस्तों ये मानचित्र है, इसमें ये जो छायांकित क्षेत्र है इसमें बताना है कौन सी संस्कृति यहाँ रही है। तो दोस्तों ये है मालवा का क्षेत्र और यहाँ पे है ये मालवा संस्कृति पल्लवित हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में संस्कृति और सूची 2 में क्षेत्र। तो दोस्तों आहाड़ संस्कृति जो है वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र से संबंधित है, और कायथा संस्कृति जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश से क्षेत्र से संबंधित। सवालदा संस्कृति जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित है, और प्रभास संस्कृति जो है वह है दक्षिण पश्चिमी गुजरात क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में क्षेत्र दिए हैं और दूसरे में संस्कृति। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है वहां पर नवदा टोली संस्कृति प्रचलित थी, पश्चिमी बिहार में चिरान संस्कृति, और पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, और मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति का वास था। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ एक खिलौना मिला है। तो दोस्तों दैमाबाद वह क्षेत्र था जहां से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले। तो इनाम गांव स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो मालवा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। अगला प्रश्न ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल जिसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है, इसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे यह बताना है। तो ताम्राश्म यानी ताम्रपाषाण काल यानी चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ताम्रपाषाणिक क्षेत्र दिए हैं और दूसरे में सावधान की विधि बताई गई। तो दोस्तों महाराष्ट्र क्षेत्र में शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे, ए का 1 हो जाएगा। दक्षिण क्षेत्र में शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाते थे। पश्चिमी भारत में पूर्ण सावधान होता था और पूर्वी भारत में आंशिक सावधान की विधि अपनाई जाती थी। ऑप्शन ए 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों सबसे पहले पुरापाषाण काल आया, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, के बाद कांस्य काल और अंतिम में लौह काल। तो ऑप्शन नंबर ए
1 2 3 4 पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल, यह काल क्रमानुसार सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? भारत में लोहे का प्रयोग 1300 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों, लौह काल के संबंध में जो सही नहीं है वह है कि पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए ए, बी और डी, यह सही है कि भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ था और उत्तरी भारत की गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ और उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण किस पर आधारित थी? प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, वह प्रधान रूपेण लौह तकनीक के प्रसार पर आधारित थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल दिए और सूची 2 में उनके राज्य। तो दोस्तों, अतरंजी खेड़ा जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है, जहाँ से लौह उपकरण की प्राप्ति हुई थी, और नौ स्थल जो है वो राजस्थान में है, तिरांद जो है बिहार में है, और महिषादल लोहोपकरण प्राप्ति स्थल जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें भी राज्य, सूची 1 में राज्य दिए हैं और सूची 2 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल दिए। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य का जोधपुरा वह स्थल था जहां से लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, और महाराष्ट्र का स्थल है माहुरझारी, कर्नाटक का स्थल है हल्लूर, और तमिलनाडु का लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है आदित्यनालूर। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। दमदमा, कुरनूल, टेक्कलकोट और नैकुंड, उनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पुरावशेष मिले हैं वह मिले कुरनूल में, उसके बाद दमदमा में, उसके बाद टेक्कलकोट में और उसके बाद नैकुंड में। तो ऑप्शन सी 2 1 3 4 कुरनूल, दमदमा, टेक्कलकोट और नैकुंड, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है? लौह प्रयोक्ता संस्कृति यानी लौह का प्रयोग करने वाली संस्कृति में शामिल नहीं है, हमें वह बताना है। तो दोस्तों, गैरिक मृदभांड संस्कृति में लौह का प्रयोग नहीं होता था, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति यानी पीजीडब्ल्यू और उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृति एनबीपीडब्ल्यू और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति में लौह का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्रें उपयोग में लाई जाती थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत बृहद पाषाण समाधियां किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों, दक्षिण भारतीय बृहद पाषाण समाधियां लौह काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महापाषाणिक पुरास्थल दिए हैं और सूची 2 में उनके राज्य। तो दोस्तों, पलवाय महापाषाणिक पुरास्थल है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, पिकलीहल जो है वो कर्नाटक में स्थित है, पोरकालम जो है वो केरल में स्थित है, और सेंगुलरम जो है वो तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में स्थान का नाम दिए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित संस्कृति दी है। तो दोस्तों, सोहन स्थल पर पुरापाषाण संस्कृति संबंधित थी, बुर्जहोम से नवपाषाण संस्कृति संबंधित थी, रंगपुर से ताम्रपाषाण और आदित्यनालूर से महापाषाण संस्कृति संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल जो है वो चिरांद में, समाधि स्थल पोरकालम में
और बस्ती एवं समाधि स्थल जो है पिपली हल में दर्शाई गई है। इनमें बताना है कि ये तीनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में महापाषाण के प्रकार दिए हैं और सूची 2 में समानार्थी शब्द। तो दोस्तों मेनहिर जो है वो प्रस्तर स्तंभ कहा जाता है, कुड़ाइकल को पर्णशिला और टोपिकल को छत्रशिला और डोलमेन को प्रस्तर मेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन किसका प्रारूप है। तो दोस्तों चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप जो है वो डोलमेन का प्रारूप है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111 कथन और कारण। तो दोस्तों कथन दिया है कि दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है और बाहर का रंग लाल है, और इसका कारण दिया गया है कि इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो क्या ये सही है। तो दोस्तों कथन ए जो है दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है और बाहर का रंग लाल है। तो ये सही कारण है कि इन रंगों के मृद भांडों पर अलग अलग पुताई हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112 कथन और कारण। कथन है दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। यह कथन है और कारण है उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है कारण वह ए कथन का सही स्पष्टीकरण करता है कि दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि प्रमुख व्यवसाय था क्योंकि उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 113 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि मृदभांड संस्कृति जो है उसके सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए जो है गैरिक मृदभांड संस्कृति, इसके बाद काले व लाल मृदभांड संस्कृति, इसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति और अंतिम में उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। जो क्रम है वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ताम्र निधि यानी ताम्र भंडार संस्कृति कॉपर हॉर्ड कल्चर निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ताम्र निधि यानी ताम्र भंडार संस्कृति कॉपर हॉर्ड कल्चर जो है वो गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115 नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो दोस्तों जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां, मृदभांड और अस्थि अवशेष यह सभी भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के उपयोगी हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्राचीनतम चूल्हे यानी हर्थ का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है। तो दोस्तों बिलासुरगाम से भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। प्रश्न नंबर 117 निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों बागौर स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। तो भारत में लिंग सुगुर नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। अगला प्रश्न है मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया। तो भारत मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार डार्विन वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चार्ल्स डार्विन क्या थे। चार्ल्स डार्विन जो थे वह एक जीव वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के वासी थे। अगला प्रश्न डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित दैवीय उत्पत्ति मत सिद्धांत का खंडन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123 द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक थे चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है। द डिसेंट ऑफ मैन
चार्ल्स डार्विन की कृति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। तो दोस्तों, जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है और जिनके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं, ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में परिभाषित किया था। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सम प्राणी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 130, पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है? होमो इरेक्टस द्विपदी मानव को द्योतित करता है। अगला प्रश्न, होमोसेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल क्या है? होमोसेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल जो है वो एक स्थान का नाम है। अगला प्रश्न है, निएंडरथाल कहाँ स्थित है? निएंडरथाल जो है वो है जर्मनी में स्थित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन या जिसे हम सेपियंस कहते हैं का अनुसंधान नाम नहीं है? तो दोस्तों, होमोसेपियंस का अनुसंधान नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं है, जबकि होमोसेपियंस को क्रोमैग्नन या चार्ल्सलैंड या ग्रिमॉल्डी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोमैग्नन कहाँ स्थित है? क्रोमैग्नन जो है वह फ्रांस में स्थित है, क्योंकि दोस्तों क्रोमैग्नन जो है वह फ्रांस में स्थित एक जलाशय का नाम है। अगला प्रश्न है, क्रोमैग्नन क्या है? तो दोस्तों, क्रोमैग्नन जो है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? प्लीस्टोसीन युग हिम युग का समानार्थी है। अगला प्रश्न, हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिमविहीन युग होलोसीन युग का समानार्थी है। अगला प्रश्न, पुरापाषाण कालीन मानव मुख्यतः किस पर निर्भर थे? पुरापाषाण कालीन मानव मुख्यतः आखेट यानी शिकार पर निर्भर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था? तो दोस्तों, मध्यपाषाण काल में मानव ने न तो पुरापाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था। अगला प्रश्न है, मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? मैन मेक्स हिमसेल्फ जो है वह गॉर्डन चाइल्ड पुरातत्वविद है, उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को गॉर्डन चाइल्ड पुरातत्वविद ने न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था। अगला प्रश्न है जिसमें कथन और कारण दिए हैं। कथन ए है कि नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। उसका कारण दिया है कि इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच जाते थे। तो दोस्तों, दोनों ऑप्शन सही हैं। कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? तो दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में चाक निर्मित मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, वह नवपाषाण काल में बनाना आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, मेहरगढ़ से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडु राजा ढिबी जो है वह कश्मीर में स्थित नहीं है, जबकि बुर्जहोम, गुफकराल और मारतंड कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, चिरांद जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि कोल्डिवा, महगढ़ा और लाहौरदेवा ये सभी नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नवपाषाणिक स्थल पायंथोर लंगतीन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नवपाषाणिक स्थल पायंथोर लंगतीन जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है?
तो दोस्तों नवपाषाणिक स्थलों में से पय्यमपल्ली स्थल जो है वो सबसे दक्षिण में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? बनास संस्कृति जो है वह अहाड़ संस्कृति का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल यानी टाइप साइट है? तो दोस्तों नवदा टोली एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल यानी टाइप साइट कहलाता है। अगला प्रश्न है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। अगला प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो दोस्तों दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग 40 प्रकार मिले हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महापाषाण संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो दोस्तों आदित्यनालोर महापाषाणी संस्कृति स्थलों में सबसे दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, कथन एक और कथन उसका कारण दिया है ए और आर। कथन कह रहा है कि दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या महापाषाण स्मारक जो है वो प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। इसका कारण बता रहा है कि इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। तो दोस्तों कथन ए का कारण आर बिल्कुल सही है कि दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं क्योंकि इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ताम्र निधि यानी कॉपर होर्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो दोस्तों भारत में निधि ताम्र निधि कॉपर होर्ड का सबसे बड़ा भंडार मिला है गुनगेरिया से। अगला प्रश्न है, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र या भोजपत्र जिसे बोलते हैं जो कि भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो दोस्तों भोजपत्र या भोजपत्र जो भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख या ग्रंथ लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो भारत के श्रृंगवेरपुर से मिलता है। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है, श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्राचीन भारत का यह तीसरा पार्ट था प्रागैतिहासिक काल। इसमें 161 कुल प्रश्न थे जो कि हम पूर्ण कर चुके हैं। अब इसका अगला अध्याय जो है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लूसेंट की न्यू एडिशन 2023 की सीरीज लेकर आए हैं। अभी तक हमने इसके 3 वीडियो बना दिए हैं और भी इसी तरह से वीडियो जारी रहेंगे और पूरी बुक हम जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं सभी वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सभी वीडियोस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियोस की हेडिंग में ऊपर जो नंबर दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।